हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IQ। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CHSL 2025 के लिए GK GS क्लास। जैसा कि आप सभी को पता, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है ऑपरेशन CHSL। और इस सीरीज में हम जो है तो GK GS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है ये डिस्कस कर रहे हैं, जो कि SSC CHSL ने पिछले सालों में पूछे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये 3 जुलाई 2024 शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे SSC CHSL के GK GS के, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार की शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? माही, बेतवा, सोन या कोसी नदी? तो बिहार की शोक यानी सौरो ऑफ बिहार जो कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को जो है ये बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण जो है तो बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसीलिए इसको जो है तो बिहार का शोक यानी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। अगर हम बात करें कोसी नदी की, तो कोसी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो नदी निकलती है तो ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल से। कहाँ से? माउंट एवरेस्ट नेपाल से जो है ये कोसी नदी निकलती है, जिसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए माही नदी। तो माही नदी ये कहाँ से निकलती है? तो जो माही नदी है तो ये निकलती है विंध्याचल पर्वत से, ठीक है, विंध्याचल पर्वत की मेहद झील से। कहाँ से? मेहद झील से जो है ये नदी निकलती है धार धार जिला मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। कौन सी? माही नदी। फिर हम बात करते हैं बेतवा नदी। तो बेतवा नदी ये भी विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत कुरमुरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। कौन सी? बेतवा नदी। और जो बेतवा नदी है इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। क्या? मध्य प्रदेश की गंगा। अब इसको मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो नदी है बेतवा नदी ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। इसके प्रदूषण होने के कारण जो है तो इसको मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा जाता है। इसके अलावा जो बेतवा नदी है तो बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये हमीरपुर में जाकर, कहाँ पर? हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर जो है तो ये यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। फिर हम बात करते हैं सोन नदी। तो सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियाँ अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है। और ये जो है तो गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। और ये जो है तो पटना में, कहाँ पर? पटना बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है सोन नदी। तो ये था इसके बारे में। तो बिहार का शौक किसे? तो कोसी नदी को कहते हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट है यानी नेपाल हिमालय से ये निकलती है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिनको आप जो है तो नोट करेंगे और रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं तो पढ़ाकर चला जाऊँगा, लेकिन आपने नोट नहीं बनाए होंगे, रिवाइज नहीं करा होगा, तो आपको जो है तो ये एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा नहीं देगा। तो जब तक ये रिवाइज ना करें आप और नोट ना बनाएं, तो ये बिल्कुल भी ना करें। रिवाइज करें, नोट बनाएं, अपने रिवाइज करें उनको बार बार, कम से कम 3 बार तो जो है तो एक दिन में उसको रिवाइज करना है, जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ, ताकि आप भूलें नहीं। आप भूलेंगे नहीं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, और इस तरीके से जो है तो आप एग्ज़ाम पास करेंगे। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम पास करने का सूत्र है, फॉर्मूला है, तो यही है कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, तो हमेशा सिर्फ रिवाइज ही करना है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। चलिए आगे बढ़ें। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी हैं? तो 2011 में जो है तो हमारे देश में आखिरी जनगणना हुई थी। तो 2011 तक जो है तो टोटल 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। कितनी? 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। अगर हम बात करें पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना जो हुई थी, पहली जनगणना, तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। 1872 में वायसराय मियो के समय पर ये हुई थी। फिर इसके बाद अगर पूछ जाए कि पहली पूर्ण
जनगणना, तो पहली पूर्ण जनगणना ये कब हुई थी? तो पहली पूर्ण जनगणना जो हुई थी ये 1881 में हुई थी। किसके समय? वायसराय रिपन के समय। किसके समय? वायसराय रिपन के समय पर हुई थी। तब से लेकर आज तक जो है तो हमारे देश में 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। अगर पूछ जाए कि आज़ादी के बाद ये कौन से नंबर, आज़ादी के बाद यानी जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, तो भारत को आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद, ठीक है, तो आज़ादी के बाद जो है तो ये हमारी 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। कितनी? आज़ादी के बाद 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और पहली जनगणना आज़ादी के बाद कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में, ठीक है। हमें फ्रीडम मिलने के बाद 1991 में पहली बार जो है ये जनगणना हुई थी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात को कितना दर्ज किया गया? तो पुदुचेरी जो है तो ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंगानुपात है, ठीक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन? पुदुचेरी। और पुदुचेरी में जो दर्ज की गई है लिंगानुपात किया गया है 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। कितनी? 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें सबसे कम, ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला, अगर हम फिर इसके बाद हम बात करें कि सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो हो जाएगा दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव। और इसमें जो लिंगानुपात है कितना है? तो ये है, इनका लिंगानुपात है 618। कितना? 618। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है कहाँ का? पुदुचेरी का। और सबसे कम है दमन और दीव का। अगर हम बात करें राज्यों की, तो राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है और सबसे कम कहाँ का है? तो अगर हम बात करें राज्यों में, ठीक है, राज्यों में, अगर राज्यों में सबसे अधिक है तो राज्यों में जो सबसे अधिक है ये कहाँ का है? ये केरल का लिंगानुपात है। कितना? ये है 1084। कितना? 1084 है इनका लिंगानुपात। अगर हम बात करें कम की, तो कम कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। कितना? हरियाणा में। और हरियाणा में जो है ये 877 है लिंगानुपात। कितना? 877, यानी 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? तो देखिए पहला क्वेश्चन पहला देखते हैं। यद्यपि भारत में संघीय व्यवस्था, लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती नहीं, ये वाला गलत है। पर संघ सूची में विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता नहीं, ये वाला भी गलत है। पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों संवर्धित सूची में विषयों पर कानून बना सकते हैं। हाँ, तो मिलकर ये कानून बनाया जाता है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। अब ये पूछा गया कि इनमें गलत कौन सा है, तो ऑप्शन 2 और 3, ठीक है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ऑप्शन 2 है और 3 है ये जो है दोनों की दोनों गलत हैं। बाकी पहला और चौथा सही, यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो 2 और 3 गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आती है? तो ये इंदौर घराना, ग्वालियर घराना, आगरा या फिर पटियाला घराना? तो ये आती है आगरा घराना। किसकी? आगरा घराना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो लिखी गई है गोविंदाचार्य के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया है? तो देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर का मतलब क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म है तो फास्ट एंड सिक्योर, इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसको जो लॉन्च किया है तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पर यहाँ आ गया न्यायाधीश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है एमएस वर्ड दस्तावेज में टेबल कैसे जोड़ते हैं, यह किस टैब से किया जा सकता है? तो ये किया जाता है इंसर्ट टैब के द्वारा, ठीक है। जो इंसर्ट टैब होता है उसको जब हम दबाते हैं तो ये नया टेबल उसमें जुड़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी-शुल्ज़ नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये जो करता है तो ये ऑप्शन सी देखिए, तो ये है कोलाइडल विलयन की एक निश्चित मात्रा के स्कंदन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। तो यही जो है तो हार्डी-शुल्ज़ नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
MS वर्ड में आधार रेखा के ऊपर छपे हुए नंबर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या? सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति से आपका क्या तात्पर्य है? तो इससे जो तात्पर्य हमारा, तो ये तात्पर्य होता है, हाँ, तो इसका जो तात्पर्य होता है, तो ये प्रतिकृति पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में एक पैतृक और एक नव संश्लेषित स्टैंड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ था और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो भारतीय संविधान है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान, तो ये जो बनकर तैयार हुआ था, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो है ये बनकर तैयार हो गया था। लेकिन ये जो लागू हुआ था, तो ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसी दिन जो है तो हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एमओएचएफडब्ल्यू के सहयोग से लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का जो नाम है, तो ये है ई रूपी। क्या? ई रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के डैश नृत्य से प्रसिद्ध नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक। तो ये किसके? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर का। और हमारे भारत में कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, फिर इसके बाद कथकली, मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ की? ये जो है ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कहाँ के? केरल के। फिर कथक की बात करें, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और कथक हो गया। फिर सत्रिया। ठीक है, सत्रिया। तो सत्रिया जो है कहाँ का? तो सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? असम का। तो ये हैं 8 शास्त्रीय नृत्य। और गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है ये कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म यानी शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की बात हम बात करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, तो जिनका रियल नेम क्या था? इनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका रियल नेम था। और इन्होंने जो है 1897 में बेलूर मठ में, बेलूर मठ कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और जो है तो इन्होंने 1893 में शिकागो में, 1893 शिकागो यूएसए में जो विश्व धर्म महासभा हुई थी, ठीक है, विश्व धर्म महासभा, इसमें जो है इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था और इसमें इन्होंने भाषण दिया था। और जो भाषण की इन्होंने स्पीच की शुरुआत की थी, तो इसमें इन्होंने कहा था अमेरिका की बहनों और भाइयों यानी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने इसकी अपने भाषण की शुरुआत की थी। और इससे ही जो तो उन्होंने जो है अमेरिका के लोगों का दिल जीत लिया था। तो 1893 शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने जो है तो ये भाषण दिया था। और इनकी जो जयंती है, यानी इनकी जयंती जो है ये 12 जनवरी को मनाई जाती है। और इसी दिन जो है तो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इनके गुरु का नाम। तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या गुरु के नाम था इनके? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। फिर स्वामी दयानंद, ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका रियल नेम था मूल शंकर। क्या? मूल शंकर जो है इनका असली नाम था। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में किरण नादर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस का सबसे
हाईएस्ट अवार्ड। अब कमेंट में एक चीज़ आप बताएंगे, जो फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, यानी सबसे सर्वोच्च सम्मान है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किसके परिचय के कारण हुई थी? तो हरित क्रांति किसके परिचय से हुई थी? उच्च उपज वाली बीज किस्मों के कारण हुई थी। अगर हम बात करें हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं भारत में? तो भारत में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो ये हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में, और इसकी जो शुरुआत की थी इन्होंने ये 1965 में, ठीक है। 1965 में जब तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी थर्ड फाइव ईयर प्लान जो है तो भारत में चल रहा था, उस समय हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर पूछी जाए कि वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो ये है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल क्यों होता है? यह किस रासायनिक यौगिक की अधिकता के कारण होता है? तो जो मंगल ग्रह, जिसको जो लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्या लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो सतह है ये लाल होती है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इसमें जो है तो ये आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसके लिए जो है तो इसका जो धरती, इसकी जो जमीन है ये लाल है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह ये याद रखिएगा, ये पूछी जाती है एग्जाम में, एक है फोबोस एंड डीमोस, फोबोस और डीमोस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या थी, तो कितनी थी? तो टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 जो भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की थी, ये थी 54, कितनी? 54 थी इनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है, जिन्हें राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद और लोकसभा यानी जनता का सदन के रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 79 जो है तो ये कहता है कि जो संसद है राष्ट्रपति और दो सदनों से यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, ठीक है, तो राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है, ठीक है, उच्च सदन कहलाता है। और लोकसभा जो है ये निचला सदन कहलाता है, निचला सदन। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो है तो कितनी? 250 सीटें हैं, कितनी? 250, 238 सीटें जो है तो ये किससे? तो जो 250 सदस्य इसमें अधिकतर हो सकते हैं। 238 सदस्य जो हैं तो ये स्टेट्स यानी राज्यों एंड यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, और बाकी के जो 12 पर हैं तो ये नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? नॉमिनेट, ठीक है। नॉमिनेट किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में जो है तो 550 सीटें हैं, कितनी? 550 सीटें हैं। लोकसभा में जो 238 सदस्य हैं, कितने? 238 सदस्य, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 230 सदस्य, ठीक है। तो ये स्टेट से यानी राज्यों से चुनकर आते हैं, और बाकी के 20 सदस्य जो है तो ये कहाँ से? ये जो है तो ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है अल्टीमेट खो खो लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अल्टीमेट खो खो लीग की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो हुई थी 2022 में। कब? 2022 में, ठीक है। रुक जाइए 2 मिनट, हाँ सही है बिल्कुल, 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी अल्टीमेट खो खो लीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड यानी विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट किस वर्ष खोला गया था? तो ये खोला गया था 2004 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक में एक अटैकर गोलकीपर के साथ आमने सामने के टकराव में डेढ़ गज की दूरी से गोल पर निशाना साधता है, तो ये 7 मीटर की दूरी से, कितनी? 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पाल शासक कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर गया था? तो कौन सा पाल वंश का शासक था? तो ये था धर्मपाल। कौन सा? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किया गया था बी अनंत नागेश्वरन को जो है तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC CHSL 2025 के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।